हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संधारित्र और संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपना जो पहला आज का टॉपिक होने वाला है वो ये है संधारित्र, जिसे आप कैपेसिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर है क्या, तो इसकी एक पहले थ्योरी समझ लेते हैं। कैपेसिटर एक्चुअल में एक ऐसा समायोजन होता है जिसके या ऐसे चालकों का समायोजन होता है जिसके आकार में हम बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। और ये काम क्या करता है, तो एक्चुअल में ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं एसी वाले, है ना, डीसी सर्किटों में ये काम नहीं करता क्योंकि डीसी करंट इसमें बहता नहीं है। वो बातें हम बाद में करेंगे जब आपको एसी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। हालांकि अभी चर्चा सिर्फ कैपेसिटर पे करते हैं। तो कैपेसिटर एक्चुअल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एनर्जी को झटके से देता है। जैसे आप सिंपली समझे कि जब हम किसी इंजन या किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना पड़ता है, तो जैसे मान लीजिए सेल्फ नहीं है तो क्या हमें इंजन को ताकत देनी पड़ेगी? क्योंकि शुरुआत में उसको आग देना पड़ेगा, है ना, झटका देना पड़ेगा ताकि वो आग पकड़ ले, उसका जो ईंधन है वो जलना शुरू कर दे, देन वो अपना काम शुरू कर देगा। तो एक्चुअल में काम शुरू करने के लिए जो एनर्जी देगा वो कौन देगा? कैपेसिटर या फिर क्या बोले, संधारित्र। ये झटके से एनर्जी देता है ना। ये ठीक वैसी बात है जैसे आपने मेरे ख्याल से मोबाइल की टार्च तो सभी ने जलाई होगी। मोबाइल की आप टार्च जलाइए तो एक नॉर्मल लाइट तो होती है टार्च में, है ना। वहीं पर अगर आप मोबाइल का कैमरा का फ्लैश जलाते हैं, मतलब नहीं, कैमरा जब ऑन करते हैं, जब एक लाइट आती है सामने जो फोटो खींचती है, तो वो थोड़ा हैवी जलती है नॉर्मल लाइट की वजह से, मतलब नॉर्मल लाइट से थोड़ा हैवी जलता है। तो उसमें भी कौन काम कर रहा है? कैपेसिटर, है ना। तो कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा समायोजन है जिसके हम आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश का पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकता है ना। या आप ये कह लें, अगर हम किसी वैद्युत रोधी पदार्थ को दो चालकों से ऐसे ढक दें, बीच में वैद्युत रोधी पदार्थ बीच और किनारे से दो चालकों से ढक दिया जाए, तो एक्चुअल में ये भी कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? संधारित्र ही कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इस चीज को समझना है, क्योंकि इसके आकार में तो हम चेंज करते ही नहीं है। बिना चेंज करें हम उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा कैसे डाल सकते हैं, कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, इसको समझना है ना। और इसको समझने के लिए कुछ खास बातें नहीं है, ये बातें आपको मे भी पहले से भी याद ही हैं, है ना। जैसे आप सभी को याद होगा कि जब हम किसी आवेशी चालक के निकट एक अनावेशी चालक रखते हैं तो आवेशी चालक से प्रेरण के द्वारा अनावेशी चालक पर भी चार्ज आने लग जाता है ना। तो क्या पहले वाले जो चालक जो आवेशी था उसका चार्ज घटने लगेगा? चार्ज घटने लगेगा तो जाहिर सी बात है उसका वोल्टेज डाउन होने लगेगा, और वोल्टेज जब डाउन होने लगेगा तो हम पुनः उसी वोल्टेज पर लाने के लिए और चार्ज देंगे। जब और चार्ज देंगे तो उसका उसी अनुपात में वोल्टेज बढ़ जाएगा, और क्यू और वी के अनुपात को ही तो सी बोलते हैं। सी में इस चालक की धारिता बोलते हैं। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया यार। तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, तो समझ लेते हैं इसको एक डायग्राम से, है ना। तो मैं डायग्राम बनाते हैं, इसे इरेज करते हैं। हम समझते हैं हमारे पास एक चालक प्लेट है ए, एक चालक प्लेट है ए, ये आवेशित है, ये चार्ज्ड प्लेट है। कैसी प्लेट है? चार्ज्ड प्लेट। अरे ये आवेशित प्लेट है, चार्ज्ड प्लेट। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। और इसको जब हमने आवेश दिया तो ये आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इसके पास के एक अन्य चालक लाते हैं, या एक अन्य चालक प्लेट लाते हैं जिसका नाम है सपोज बी। क्या नाम है? बी। ये जब लाया गया था, लाने से पहले ये अनावेशित है। मींस ये प्लेट कैसी थी? अनावेशित। इस पर जो चार्ज था वो 0 था यहां लाने से पहले। जब हम इस चालक प्लेट को, इस चालक अनावेशित प्लेट को इस प्लेट के समीप रखते हैं तो प्रेरण के द्वारा, कौन सी घटना? वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन कह सकते हैं, के द्वारा इस पर चार्ज आ जाएगा। पहले कैसे थी? अनावेशित, बट इलेक्ट्रिक इंडक्शन के द्वारा इस पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। और चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक इंडक्शन में सामने वाले सिरे पे अपोजिट जाता है। कैसा चार्ज? अपोजिट। बहुत बढ़िया। और साथ में इसके दूसरे सरफेस पे कैसा चार्ज चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। उम्मीद करते हैं यहां तक कि कोई बुराई नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, क्या जैसे हम ये वाली प्लेट इसके प्लेट के पास रखें तो इस प्लेट ने इस प्लेट से आवेश ले लिया, या इस प्लेट ने इस प्लेट को आवेश दे दिया, तो जब आवेश दिया तो इसका डाउन हो गया वोल्टेज,
क्या डाउन हो गया? वोल्टेज। अब इसके वोल्टेज को मुझे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात इसे और क्या देना पड़ेगा? आवेश। तो क्या हमने इसके आकार में कोई चेंज करा? नहीं, हमने कॉन्सेप्ट का सहारा लिया जिसमें इस प्लेट को इस प्लेट के पास रखा गया, तो इसका वोल्टेज डाउन हो गया। वोल्टेज जब डाउन हुआ तो इसको हम पुनः उसी वोल्टेज पे लाने के लिए और चार्ज देंगे। जब और चार्ज देंगे तो इसकी क्या बढ़ जाएगी? धारिता। क्या बढ़ जाएगी? धारिता। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया है, ये तो कॉन्सेप्ट और मजेदार है। फिर वैज्ञानिकों को सूझा क्यों ना कुछ क्रांतिकारी किया जाए, क्यों ना इसमें हम आवेश की और पर्याप्त मात्रा डाल दें। तो क्या करें? किसी प्रकार इसका वोल्टेज या इसका चार्ज निकाल लें। किसी प्रकार अगर हम इस प्लेट का चार्ज निकाल लें बाहर, तो क्या इस प्लेट पर और चार्ज आ जाएगा? जैसे मान लो हम यहां से एक चार्ज बाहर निकाल लें, तो इससे और चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि बैलेंस रखना बहुत जरूरी है ना, संतुलन रखना बहुत जरूरी है। जब ये चार्ज बाहर निकालने की कोशिश की गई तो इस पर अन्य चार्ज और आना शुरू हो गया। जब और चार्ज आना शुरू हो गया तो इसका जाहिर सी बात है वोल्टेज फिर से डाउन हो गया। जब वोल्टेज फिर से डाउन हुआ तो पुनः उसी वोल्टेज पर लाने के लिए और चार्ज दिया गया। हम क्या आकार में कोई परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं, हम किसी प्रकार इसके चार्ज को हटा रहे हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है चार्ज हटाने का वो ये है, अगर हम इस प्लेट को अर्थ से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? अर्थ से जोड़ दें, तो क्या ये जो धनावेश है वो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, डल कर दिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, या ये कहें इसे निरस्त कर दिया जाएगा, न्यूट्रल कर दिया जाएगा। तो क्या हम इस पर पर्याप्त मात्रा और संचित कर सकते हैं आवेश की? बस यही कॉन्सेप्ट है। तो अगले डायग्राम को समझते हैं ध्यान से। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, बहुत बढ़िया। ये प्लेट ए और ये प्लेट बी है ना। इस पर अंदर कैसा चार्ज है? ए वाले पर प्लस का, ए वाले पे कैसा चार्ज है अंदर? प्लस का। और बी वाले पर अंदर बोलो कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। चूंकि हमने अब इसको अर्थ से जोड़ दिया है, यहां पे अर्थ लिख सकते हैं। अच्छा, अर्थ से जोड़ने का वही मतलब है जो बैटरी के टर्मिनल ऋण से जोड़ने का मतलब है, यानी इस वाली प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और इस वाले को धन से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसे अर्थ से जोड़ देंगे, और अर्थ से जब जोड़ेंगे तो इसका जो बाहर वाला धनावेश है, या वो कह लें अर्थ में चला जाएगा, या ये कह लें कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसके धनावेश को निरस्त कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत बढ़िया। तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इस वाली प्लेट पे माइनस चार्ज। क्या यहां तक तो सबको समझ आया? ठीक, यही अपना संधारित्र है, यही अपना संधारित्र है। यहां पर हम मेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मेंस। तो संधारित्र कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है? ऐसे C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V। यानी अगर हम किसी प्रकार वोल्टेज डाउन करते जाएं, किसी प्रकार अगर हम प्लेट का वोल्टेज डाउन करते जाएं, तो हम उसका क्या बढ़ा सकते हैं? C, क्योंकि उस पर और आवेश बढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, ये था कॉन्सेप्ट संधारित्र का। अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अब ध्यान से देखो तो ये वाला जो संधारित्र आपके सामने है वो समांतर प्लेट संधारित्र ही है ना। ये अर्थिंग है, ठीक, इसे अपना याद रखना। तो संधारित्र उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मैग्नीट्यूड कितना है। मीन्स इसकी धारिता का जो फार्मूला है वो क्या है, तो उसको प्रूव करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं, है ना। ठीक, हमने दो प्लेटें ले ली, एक प्लेट ए और दूसरी प्लेट बी, है ना। एक को हमने जोड़ा मेंस से, और आपको हमने पहले ही बता रखा है एक्चुअल में इसमें कौन सी करंट जाती है? एसी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मेंस, ठीक। और दूसरी प्लेट को किससे जोड़ते हैं? अर्थ से। ये लिख दे, काम हो जाएगा, ठीक। आपको याद होगा इस पर अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस मेंस के द्वारा, और इसके सामने वाले पृष्ठ पे कैसा? माइनस। उम्मीद करते हैं यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और बाहर पृष्ठ पे कैसा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव, जो कि अर्थ में चला जाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया।
अब जब ये प्लस और ये माइनस तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना, ये अर्थ है, अंदर एक क्या जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, उसको लिखने के लिए क्या करें, सपोज करें ये दोनों चालक प्लेटों का जो पृष्ठीय घनत्व वो समान है, मींस इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है ना। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा वो चीज समझते हैं। तो याद करो, आपको ये पीछे पढ़ा भी गए हम, है ना, याद होगा अचालक प्लेटें पढ़ाई थी, दो अचालक प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, उस चीज को समझते हैं, है ना। तो अंदर ध्यान से देखो, क्या प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा, है ना। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम सपोज करते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है, कितना है, d है। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से कहां होगा, बाहर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं EA बाहर की ओर है और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही होता है, मींस उसी की दिशा में होता है। तो इस पॉइंट पर जो EB होगा वो भी इसी की डायरेक्शन में होगा, मतलब वेक्टर EA वेक्टर EB दोनों एक ही डायरेक्शन में। आपको याद होगा जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो दोनों का सदिश योग के बराबर होता है, मींस जो वेक्टर E है इसके अंदर वो वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB के बराबर है। कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं होगी, है ना। ये डायरेक्शन है वेक्टर E का। अब ध्यान से अगर देखो तो चूंकि यहाँ पर भयंकर प्रतिकर्षण हो रहा है बाहर की तरफ, बाहर वाले सरफेसों पर, तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होता है, वक्राकार। बस इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, बाकी इसकी कोई जरूरत है नहीं ज्यादा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर किधर है, प्लस से माइनस की ओर, या ये क्या है, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर, है ना। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुल कितना है उस चीज को लिखने के लिए क्या करें, वेक्टर E बराबर वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। अब हमें याद है कि कोई भी चालक प्लेट एक समतल चादर की तरह व्यवहार करती थी, है ना, और ये प्लेट की या चादर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमने गॉस लॉ में प्रूफ भी किया हुआ था, है ना। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हम इसको प्रूफ कर रहे हैं बिना परावैद्युतांक के। हम सपोज कर रहे हैं बीच में निर्वात है, बीच में क्या है, निर्वात। अभी हालांकि एक बार मान भी लेंगे कि निर्वात नहीं, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो इसे अगर हम सॉल्व करें आंसर बोलो कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में है। अगर हम वहीं पर बात बाहर करें, यहां पर करें बात, सोच के देखो, यहां पे करते हैं तो प्लस की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वेक्टर EA, और अगर माइनस की वजह से बात करें तो वो इधर होगा वेक्टर EB। तो बोले नेट कितना होगा, सपोज इस पॉइंट को नाम EP दे दे तो क्या नेट आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा, 0, क्योंकि जितना चार्ज प्लस पे है इस प्लेट पे A पर, उतना ही चार्ज माइनस प्लेट मतलब B प्लेट पर है। तो जो वेक्टर EA होगा वो वेक्टर EB के ठीक बराबर और उल्टी दिशा में होगा। तो आंसर आएगा वेक्टर EP बराबर वेक्टर EB माइनस वेक्टर EA, और घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। मतलब ये कैपेसिटर बहुत काम का है क्योंकि इसके बाहर ऊर्जा 0 है। E फॉर एनर्जी, अरे E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यार, इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस होती है, फील्ड लाइंस का एक्चुअल मतलब ऊर्जा से होता है। तो अंदर ऊर्जा है पर बाहर ऊर्जा नहीं है, तो ये अपने लिए संधारित्र बहुत काम का है। जबकि जो विलगित गोली चालक की धारिता जब हमने पढ़ाई थी आपको, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इंफिनिटी तक फैली हुई थी। उसका मतलब था कि वो संधारित्र बहुत काम का नहीं था। और कहीं हद तक यही भी कारण है कि शुरुआत में जब कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, जो मोबाइल वगैरह बनाए गए वो आकार में बहुत भारी थे। भारी होने का रीजन यही था कि जब कैपेसिटर था उसकी पर्याप्त खोज नहीं की गई थी, तो जो इंस्ट्रूमेंट थे वो काफी बड़े बड़े थे। यही कारण था कि कंप्यूटर पहले का कमरे जैसा था, कमरे के आकार का था, है ना। पर अब वैज्ञानिकों ने सोचा है, बहुत भयंकर सोच लिया और भयंकर उपकरण बना लिए, तो बहुत छोटे छोटे उपकरण बना लिए, बहुत हैवी ऊर्जा देते हैं। तो वेक्टर E बराबर आंसर बोलो, अंदर आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको याद ही होगा सिग्मा चूंकि पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व का पीछे फॉर्मूला होता था Q/A, तो इसका मतलब ये आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट A। यहां तक कोई बुराई नहीं है। अब बात करते हैं, चूंकि मुझे निकालना है इसकी धारिता, हमें क्या निकालनी, धारिता। अब जब धारिता निकालनी है तो जाहिर सी बात है कि मुझे उसका वोल्टेज भी आना चाहिए, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं C बराबर Q/V। किसी भी
चालक की धारिता कितनी होती है, Q अपान V। तो Q अपान V में Q तो चार्ज है जो कि इस पे सरफेस पे वितरित है, अब मिसिंग कौन है, V। तो V ढूंढ कर लाते हैं। तो आपको याद होगा विभव प्रवणता में E बराबर dV अपान dr लिखा गया था। E बराबर dV अपान dr। dr क्या होता है, दो पॉइंटों के बीच का दूरी, और dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको बता दें कि कैपेसिटर वाले चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बट उसे dV से ना लिख के V से लिखा जाता है। तो V की वैल्यू बोलो क्या होगी, E इंटू डी आर। डी आर का मतलब है दोनों के बीच की दूरी, और दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मानी है, D। इसका मतलब अगर हम V की वैल्यू निकालें तो E इंटू डी आ जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम ये कहें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्लेटों के बीच जो विभवांतर उसका मैग्नीट्यूड V है, देन V का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ED होगा। कितना होगा, ED। अब E की वैल्यू ये रही है ना, जो कि हम निकाल चुके हैं, और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, जो कि सामने लिखी हुई है ना। तो फिर बोलो क्या लिखा जाए, Q एप्सिलॉन नॉट A D, है ना। ये वैल्यू निकल के आ गई V की, किसकी निकल के आ गई, V की। अच्छा, मुझे तो V निकालना ही नहीं था, मुझे तो चाहिए इसकी धारिता। अरे धारिता चाहिए मतलब C चाहिए। हम जानते हैं किसी भी चालक की धारिता कितनी होती है, क्या C बराबर Q अपान V होती है। तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। Q और V की वैल्यू बोलो कितनी है, Q D और अपान में एप्सिलॉन नॉट A, है ना। क्या Q से Q मर जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट A सभी को ऊपर दिखना चाहिए। इसका मतलब आंसर ये आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि उसकी प्लेटों के बीच क्या माध्यम क्या है, कुछ नहीं है, मीन्स निर्वात है। मीन्स ये निर्वात की वैद्युत धारिता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये बड़े काम का फार्मूला है। इस चैप्टर में कोई सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो वो यही है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब अगर हम बात करें कि अंदर परावैद्युतांक है, अंदर परावैद्युतांक है, मीन्स इसके अंदर कोई पट्टी रखी हुई है, सॉरी पट्टी तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। सपोज करते हैं अंदर एक पदार्थ भरा पड़ा है, अंदर क्या भरा पड़ा है, पदार्थ। और जब अंदर पदार्थ भरा पड़ा, जैसे मान लीजिए कागज है या रुई है, कुछ भी खुला के अचालक पदार्थ भर दें, और जिसका परावैद्युतांक K हो, जिसका परावैद्युतांक K हो, तो जो C आएगा वो क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं C मीडियम। C मीडियम मीन्स जब चालक पदार्थ है तब। तो फिर बोलो क्या लिखा जाएगा, तब फार्मूला ये है, क्या एप्सिलॉन नॉट A बाई D, के एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहीं से डिपेंडेंसी पढ़ लेते हैं। आपको याद होगा हमने कहा था संधारित्र की धारिता ना तो आवेश पे डिपेंड करती है और ना ही वोल्टेज पर, ना पोटेंशियल डिफरेंस पर। डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड करने के लिए ये वैल्यू है, इनको ध्यान से देखो। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, पहला पॉइंट। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दूसरा पॉइंट। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तीसरा पॉइंट। बस ये 3 पॉइंटों पर डिपेंड है। में जो चालक की धारिता है वो कितनी बातों पर डिपेंड है, 3 बातों पर। बातें समझ लेते हैं कि क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, यानी अगर परावैद्युतांक भर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। इसका मतलब बोलो, अगर हम प्लेटों का एरिया बढ़ा दें, प्लेटों का एरिया बढ़ा दें, तब भी चालक की धारिता बढ़ जाएगी। यानी ये जो भी पतली पतली आप प्लेटें देख रहे हैं, अगर हम इन प्लेटों को थोड़ा बड़ा बना दें, सपोज मोटा मोटा ऐसे, तो पहले से इसकी धारिता ज्यादा हो गई। समझ आया सभी को, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्या है, अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दें, अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दें तो भी C बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि इनके बीच का ये जो गैप है ना, इसको कम कर दें। इसको कम कर कैसे कर पाएंगे, जब इनको हम और क्लोज ले आए, जब और क्लोज ले आएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। अरे D घटेगा तो C बढ़ेगा। D क्या है, चालक प्लेट की बीचों की, सॉरी चालक प्लेट के बीच की दूरी। कोई दिक्कत तो नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तब बेहतर तरीके से आने चाहिए आपको, ताकि चीजें थोड़ी अच्छी से आप कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि इसका वोल्टेज इतना है, देन अगर हम दूरी आधी कर दें तो वोल्टेज कितना होगा, ये बहुत बेसिक सवाल है। तो आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो इन चीजों को आप याद रखना, ताकि जब न्यूमेरिकल पढ़ाया जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो आप सभी फार्मूला याद रखना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब निर्वात के लिए निकाली जाती है तो कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मात्रक आप सभी जानते हैं फैराड, क्या होता है, फैराड। और वहीं पर अगर हम इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दें पूरी कंप्लीट सब जगह पूरे स्थान में, देन ये आंसर आएगा के एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब बात कर लेते हैं, अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच पूरा परावैद्युत ना भरें और आंशिक भरें,
मतलब कम भरें, देन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इसकी जो कैपेसिटेंसी वो कितनी होगी। तो इस वीडियो का लास्ट डेरिवेशन है, तो 10 मिनट और दीजिए, काम खत्म करते हैं। अब क्या करें, फिर से समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। एक प्लेट का नाम ए, दूसरे का नाम बी। इस पर अंदर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और प्रेरक के द्वारा इस पर कैसा चार्ज, निगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस पर प्लस चार्ज होता है, बट हमने इसको कहां से जोड़ रखा होता है, अर्थ से। कहां से, अर्थ से। जब अर्थ से जोड़ देते हैं तो इसका जो प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। तो ये हो गया भाई साहब अर्थ। यहां तक ठीक, बहुत बढ़िया। यहां लगाते हैं मेंस। इनके बीच का अगेन डिस्टेंस कितना है, टोटल डी है, और इनका पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा है, और एरिया ए है। यानी इस प्लेट का एरिया भी ए है और इसका भी एरिया ए है। तो इस पर जो पृष्ठीय घनत्व है वो कांस्टेंट है, नहीं समान है। अब क्या करते हैं, अंदर एक प्लेट रखते हैं। क्या ये वाला डेरिवेशन तो हम पीछे भी कर चुके हैं और इसमें कंप्लीट परावैद्युत भर के भी लिख चुके हैं। जब ये निर्वात था तब आंसर आया था एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी, और जब इसमें पूरा परावैद्युत भर दिया गया था तो आंसर आया था के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जो कि अभी पीछे बताया भी था। इस बार का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम अंदर एक पट्टी रखें, अंदर एक पट्टी रखें, ठीक, और ये परावैद्युत से बनी हुई है, या कहीं इसमें परावैद्युत भरा हुआ है, ठीक, और इसकी जो मोटाई है वो सपोज टी है। इसकी मोटाई कितनी है, टी। टोटल प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। इसमें हमने एक पट्टी रखी है, अलग से एक प्लेट रखी है जिसकी मोटाई कितनी है, टी, और इस मोटाई के साथ इसका परावैद्युतांक भी है। परावैद्युतांक का मतलब है कि इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा है तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। तो परावैद्युतांक कितना है, के। ये परावैद्युतांक केवल इस पट्टी का है, ना कि रिक्त स्थान का है, क्योंकि रिक्त स्थान में तो निर्वात है, रिक्त स्थान में निर्वात है। अब इनकी दूरी को मेजर करने के लिए एक काम आप और कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये पूछें कि टोटल दूरी कितनी थी, डी, अगर हम इसमें टी मोटाई का कोई प्लेट रखते हैं, देन स्पेस कितना बचेगा, स्पेस कितना बचेगा, टोटल कितना था, डी, तो डी से टी स्पेस निकाल दीजिए तो बचा वाला रिक्त स्थान आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला अगर हम तुमसे पूछे स्पेस का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप आराम से बोलेंगे डी माइनस टी है, डी माइनस टी है। तो आप समझ आ रहा होगा कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह निकालनी है, एक तो निर्वात में और दूसरा इस प्लेट में, है ना। क्योंकि प्लेट में ऐसा क्यों, क्योंकि प्लेट में परावैद्युतांक भी वर्किंग में आ जाएगा, इसलिए प्लेट में अलग निकलेगा और निर्वात में अलग निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दो निकलेंगी, जबकि मुझे फार्मूला पता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा। उसी के टर्म में डी को कैसे लिखना है, बस ये चीज नोट करनी है। तो ध्यान से सुनेंगे, अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा समझ लो, बाकी कुछ काम का नहीं है। लिखा है, दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा प्रत्येक प्लेट का एरिया ए है। माना संधारित्र की प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच मान लेते हैं की पट्टी रखी जिसका परावैद्युतांक ए है तथा मोटाई डी है, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी डी माइनस टी होगी। अतः प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम पहली लाइन लिखेंगे, प्लेटों के बीच वायु में, दो बार लिखना है इसे, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई और साथ में इसके नीचे एयर लिख देते हैं, क्या ठीक रहेगा, ई एयर, है ना। तो बोलो क्या लिखेंगे आप, क्या है, पीछे फॉर्मूला आया था क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, निर्वात के लिए। पीछे भी लिख चुके हैं, पीछे वाले डेरिवेशन में क्यू एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा पान ए आता है
और सिग्मा की वैल्यू क्यों अपान ए होती तो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप क्या लिखें, प्लेटों के बीच पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं, है ना। तो वेक्टर ई का जो मैग्नीट्यूड होगा इस बार माध्यम के लिए, प्लेट के लिए है, तो हम यहाँ पे प्लेट मेंशन कर देते हैं सफिक्स में ताकि आप लिख सकें, है ना, ई प्लेट। तो बोलो क्या लिखेंगे, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, ये है माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी है, माध्यम की, है ना। अब बात क्या करते हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की, जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई एयर है वो d माइनस टी में है, और ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो प्लेट में मीन्स टी में है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर v हो, प्लेटों के बीच विभवांतर v हो, तो v बराबर याद होगा पीछे ed लिखा गया था, क्या लिखा गया था, ed। तो इस बार v क्या लिखेंगे, इस बार v लिखा जाएगा, कॉन्सेप्ट ed वाला ही है, अरे e इंटू डी वाला है, बट e एयर प्लस e प्लेट, है ना, और प्लस में, या मैं से बता, इसको ऐसे ना लिखकर कैसे लिख सकते हो, फार्मूला बता देते हैं आपको, v बराबर ed से मुझे कॉपी करना है ना। तो e एयर जब लिखा हमने तो फिर बोलो d क्या लिखें, d लिखेंगे आप d माइनस टी प्लस, अब अगली बार लिखना है प्लेट के लिए, तो फिर क्या लिखें, e प्लेट और t, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, समझ में आया सभी को। ई एयर भी निकाल चुके हैं, ई प्लेट भी निकाल चुके हैं, टी क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लेट में है तो इसकी दूरी टी है, और ये एयर में और एयर की दूरी डी माइनस टी है, ठीक। अब वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। तो ध्यान से देखना, वैल्यू तो याद ही होंगी आपको। ई एयर की वैल्यू बोलो कितनी थी, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस ई प्लेट का जो आंसर था वो ये था, के एप्सिलॉन नॉट ए टी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। जो कॉमन मिल रहा है उसे कर लीजिए, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को समझ आया होगा। ये मैग्नीट्यूड निकल के आया v का, किसका निकला, v का, पर मुझे तो v निकालना है, मुझे तो c निकालना है। आप याद करें कि c बराबर किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो ये होती है, q अपान v। अब क्या करना है बोलो, क्या v की जगह पर ये वाला वैल्यू रख दे, काम खत्म। तो q को q लिखा रहने दो और v की जगह ये वाला मैग्नीट्यूड रख दो, q अपान एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी प्लस टी अपान के, जो कि v का मैग्नीट्यूड है, क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा। अब जो c का उत्तर आएगा वो बोलो क्या, एप्सिलॉन नॉट a ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या बचेगा, ये वाला फंक्शन, ये वाला है क्या, d माइनस टी प्लस टी अपान के, यही अपना आंसर है, ठीक है ना, फेराड। और ये तब का आंसर है जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच एक टी मोटाई की पट्टी रखते हैं, प्लेट रखते हैं, देन जो आंसर आता है सी का वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी माइनस टी प्लस टी अपान के। इसमें डी क्या है, यह पूरा ये फंक्शन क्या है, निर्वात की दूरी, किसकी, अगर मान लो न्यूमेरिकल में बोला जाए प्लेटों के बीच टी मोटाई की प्लेट रखी और निर्वात की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो डी माइनस टी की वैल्यू ही 5 सेंटीमीटर है, समझ आया सभी को, प्लस टी अपान के, इसमें के क्या है, परावैद्युत पदार्थ है जो निर्वात में नहीं है, केवल इस पट्टी में ही है। टी क्या है, इस प्लेट की मोटाई, इस प्लेट की मोटाई, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसकी कुछ शर्तें हैं, मींस इस फार्मूले की कुछ शर्तें हैं, वो सुन लो, बस बहुत बेसिक से पॉइंट है, नहीं भी सुनोगे तो काम चल जाएगा, बट सुन लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ अच्छा ही सीख लोगे, ताकि न्यूमेरिकल के एक आधे स्टेप आपको मुजबानी आ जाएंगे। ये रटने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है ना। तो पॉइंट समझते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है इसकी कुछ विशेष स्थितियां क्या क्या है, एक बार सुन लो। पहला कह रहा है यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, अच्छा पूरे में परावैद्युत पदार्थ होगा, जो टी होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, डी से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि टी बराबर डी, पूरे में अगर परावैद्युत पदार्थ है तो टी बराबर क्या लिखा जाएगा, डी। इस फंक्शन को उठा करके यहाँ पे रख दो तो बोलो क्या आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस में डी अपान के हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा यार,
के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। क्या यही तो पहले भी आ चुका है, जब पूरे में हम पदार्थ भरते थे परावैद्युतांक, तो आंसर यही तो आता था कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहा है यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात हो, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात हो, पूरे स्थान में निर्वात का मतलब है कि टी बराबर 0 हो, टी बराबर 0 हो। जब टी बराबर 0 होगा तो ये टी यहाँ से कट जाएगा, ये वाला फंक्शन यहाँ से कट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बचेगा। तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और आप याद करो, क्या निर्वात की वैद्युत धारिता यही होती है? समांतर प्लेट चालक की जो निर्वात में धारिता होती है उसका सूत्र यही तो था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एक और दे रखा है, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई धातु की पट्टी के बराबर इन्फिनिटी हो, मतलब के की वैल्यू इन्फिनाइट हो, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो के की वैल्यू अगर इन्फिनाइट रख देंगे तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। और जब हम इसके अंदर सपोज करेंगे ये वाली पट्टी धातु की है, यहाँ पे लिख देते हैं यदि पट्टी धातु की है, पट्टी काहे की है? धातु की। अगर पट्टी धातु की है तो जाहिर सी बात है जो के की वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट होगी, और के की वैल्यू अगर इन्फिनाइट होगी तो ये वाले फंक्शन की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। अरे टी की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, और किसी भी वैल्यू को अगर हम इन्फिनाइट से भाग देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी माइनस टी। अगला पॉइंट ये है कि अगर इसके अंदर कोई एक पट्टी ना होकर के बहुत सारी पट्टियां रखी हो, तो जब बहुत सारी पट्टियां रखी होंगी अलग अलग मोटाइयों की, तब इस फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे? तो जब बहुत सारी पट्टियां और सभी का परावैद्युतांक अलग अलग हो, देन हम सी को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस। ध्यान से देखो, तो जब अलग अलग पट्टियां रखेंगे तो कंप्लीट दूरी इनके बीच की कितनी रहेगी? डी। और ये वाला जो टी होगा वो अलग अलग पट्टियों के सम के बराबर होगा, मतलब वो T1, T2, T3 अप टू डॉट डॉट। तो ये हो गया डी माइनस टी प्लस, अब बोलो क्या लिखेंगे? T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 अप टू डॉट डॉट। समझना ना? ये तब की बात है जब हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच T1, T2, T3 और उनके परावर्तन K1, K2, K3 मान करके बहुत सारी प्लेटों को अंदर रखे। अभी यहाँ कितने रखी है? एक। पर अगर बहुत सारी रखी मिल जाएंगी तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसका एक लास्ट वीडियो आएगा मीन इस चैप्टर का, और उसमें हम लोग बात करेंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, और दूसरा है वैद्युत ऊर्जा घनत्व। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो केवल लास्ट क्लास एक बच गई, उस पर हम बात करेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।